Okay, good morning to all. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीएससी प्रोग्रामर का न्यू बैच। काफी दिनों के वेट के बाद में आज हमारी लगभग अब 5-7 दिन बाद में हमारी वैकेंसी आई है। कुछ लोग तो ये मान सकते हैं कि 8-10 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। लास्ट वैकेंसी जो प्रोग्रामर की आई थी 2013 में आई थी, और अब जाके लगभग 10 साल के ड्यूरेशन के बाद में आरपीएससी प्रोग्रामर की वैकेंसी आई है। इस वेट में कुछ लोग तो ओवर एज हो गए, तो शायद इस वैकेंसी में 3 साल का एज का रिलैक्सेशन भी दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी प्रोग्रामर के पेपर्स के बारे में। कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, उनका क्या कोर्स है, और उसमें किस तरह से हमको स्टडी अप्रोच रखनी चाहिए। पहली बात यह होती है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होने वाले हैं। देखिए, डिटेल हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में तो संबंधित जो टीचर होगा वो करेगा आपके लिए बात। मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें बेसिक कौन कौन से आपके सब्जेक्ट एडेड है उनकी बात कर रहे हैं, और उसमें कैसे अपना पढ़ने का स्कोप रह सकता है, किस तरह से अप्रोच रहेगी हमारी पढ़ने की, इसकी बात हम करेंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें मेन सब्जेक्ट है डेटाबेस एंड नेटवर्किंग। सौ क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 नंबर का ये आपका 100 मार्क्स तो मान लें आप, 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो मैंने कहा मेन सब्जेक्ट दो हैं, डेटाबेस एंड नेटवर्किंग। तो इसके अलावा भी आपके थोड़ा जीके का पोर्शन, मैथ का पोर्शन एंड रीजनिंग का पोर्शन इसमें आ जाता है। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास में अभी तक आरपीएससी प्रोग्रामर की जो लास्ट मान लीजिए 10 साल तक जो वैकेंसी थी उसकी बात करें, उसमें कैसा पेपर का पैटर्न था, तो इस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे। तो लगभग ये मान सकते हैं हम कि जो डेटाबेस और नेटवर्किंग थे उनके क्वेश्चन थे 42-45 डेटाबेस के और 42-45 नेटवर्किंग के। ठीक है, तो मतलब लगभग ये मान सकते हैं 85 से 90 क्वेश्चन आपके डेटाबेस और नेटवर्किंग के थे, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके थे जिसमें राजस्थान जीके, करंट जीके, मैथ, रीजनिंग ये एडेड था। ठीक है, तो मोटा मोटा हम माने कि 90% या 85% जो आपका इसमें पोर्शन है वो है टेक्निकल, डेटाबेस, नेटवर्किंग। तो मेजर सब्जेक्ट हमारे डेटाबेस, नेटवर्किंग है। ठीक है, अब देखिए, देखने की बात यह है कि हमने अभी जो कुछ लास्ट वैकेंसीज थी, कंप्यूटर अनुदेशक मान लें या सूचना सहायक मान लें, उसमें भी आप लोगों ने जो कुछ लोगों ने तैयारी करी हो तो ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, डेटाबेस, नेटवर्किंग। तो कोई ये न माने कि ये तो हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने सूचना सहायक और कंप्यूटर अनुदेशक में ही पढ़े हैं तो ये मान लीजिए प्रोग्रामर के रेस्पेक्ट में उसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो है वहां पे मामला। ठीक है, जो लेवल आपके आईए का है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है उससे कहीं ज्यादा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने मान लीजिए जो भी आपने अकेडमिक कोर्स किया है, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है, एमसी किया है, उसमें जो डिटेल स्टडी होती है उससे भी ज्यादा हमको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके आते हैं जो जो लेवल रहता है आपके गेट में। ठीक है ना, वैसा कुछ पेपर्स का लेवल रहता है, इसलिए हमको डिटेल स्टडी करनी है। और पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में दो ही सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको हमने शॉर्ट में बोला सैड,
और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको अभी फिलहाल मैं एक बार के लिए बोल रहा हूँ जावा, कि मेनली वो जावा ही है। ठीक है, तो पेपर सेकंड में दो आपके सब्जेक्ट हैं, सैड एंड जावा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रोग्रामर के स्कोप में, अब यहां तो आपके कोई नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं पेपर सेकंड में, तो ये 50 क्वेश्चन तो इसके आने वाले हैं और 50 से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जो आप पेपर दे रखा है, जिसको हम कह रहे हैं जावा। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, तो प्योरली टेक्निकल है पेपर सेकंड। तो मैं ये कहूं कि पूरा का पूरा आरपीएससी प्रोग्रामर के जो दोनों पेपर हैं, पूरी कंप्लीट स्टडी है, वही टेक्निकल है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग 200 क्वेश्चन हो गए दोनों के, लगभग क्या 200 ही हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे, 200 क्वेश्चन है, 200 में से ये कह सकते हैं 185 से 190 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल। 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सैड और जावा, इनके मिला के 185 से 190 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी 15 से 20, अब ये 15 से 20 में मान लो 16 हो जाए, हो सकता है आपके 9 ही रह जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक हमारे पास में कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन कितने आएंगे, क्योंकि जो आपकी पेपर की स्कीम है वहां पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किए पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो वो 15 हो जाए, हो सकता है 20 आ जाए, तो ऐसी बात नहीं साहब, आपने तो कहा था 10 ही आएंगे, या तो 20-22 क्वेश्चन आगे वो भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 8 ही रह जाए, ये भी संभव है। तो मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पे वेटेज है वो इन दोनों सब्जेक्ट पे, डेटाबेस, नेटवर्किंग और पेपर सेकंड, तो साफ साफ दिख रहा है आपको सैड और जावा ही है, तो वो तो प्योरली आपके टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, अब क्योंकि अब जैसे आपके लगभग संभावित है कि सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा, तो अपने पास पढ़ने के लिए टाइम भी खूब है, अभी हम फरवरी में हैं, तो हमारे पास टाइम है, तो एक साथ चारों पेपर हम नहीं स्टार्ट करेंगे, एक बार में 2 सब्जेक्ट चलाएंगे। ओके, अब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं हमारी स्टडी की, हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में 1 घंटा क्लास चलेगी आपकी जावा की, जो मैं लूंगा, और साथ में इसके बाद में 9 बजे से क्लास होगी आपकी नेटवर्किंग की। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 महीने आपके दोनों पेपर चलेंगे। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं लगभग 1.5 महीने से 2 महीने में एक साइड से तो मैं जावा खत्म कर दूंगा, और सेकंड जो आपके 9 बजे से क्लास होगी उसमें आपके पुनित सर आएंगे, वो आपके नेटवर्किंग कंप्लीट कर देंगे। अब पढ़ने में अपनी अप्रोच कैसे रहेगी, हम मंडे टू फ्राइडे थोड़ी क्लास लेंगे। ठीक है, और सैटरडे कोशिश करेंगे कि जो 5 दिन हमने पढ़ा उसका एक कलेक्टिव टेस्ट हम बनाएंगे आपके लिए, और टेस्ट देंगे आपको, और टेस्ट होगा आपके मान लीजिए आधा घंटे का, और बचे हुए आधा घंटे हम क्या करेंगे, उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए उनको वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं सैटरडे को ही, क्या हमने पढ़ा। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि कोई ये नहीं होगा कि साहब कि हाँ भाई पढ़े जा रहे हैं डिवीजन का, हम कुछ पढ़े मतलब खुद को एग्जामाइन नहीं कर पा रहे कि कितना पढ़ा। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात ये होगी जो पूरे वीक में पढ़ा वो उसी वीक खत्म हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सोमवार से शुक्रवार तो आप पढ़ें, रोजाना की जो क्लास है वो लें। ठीक है, और उसके अलावा ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा मैं आपको कि आप 10-15 घंटे पढ़ें, आप 3 से 4 घंटे हमारी उस क्लास को घर जाके रिविजन करें। ठीक है, साथ में हम आपको जो नोट देंगे वो नोट देखें जो आपने आज पढ़ा है। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे थ्योरी क्लासेस हैं, सैटरडे को हमारा टेस्ट है। ठीक है, और संडे को एक बार जो वापस से पढ़ने पड़ा हुआ टेस्ट के बाद में हमको ये ध्यान पड़ जाएगा क्योंकि हमारा जो इस हफ्ते में पढ़ाई करी है उसमें किसमें कमी रही, तो वापस से उसको संडे के दिन अब पूरा अपन समराइज याद करें। ठीक है, ढंग से वापस रिविजन करें। तो ये एक तरीका होगा हमारा पढ़ने का,
और मैं समझता हूँ 2 घंटे के यहाँ क्लास में रहे दें आप, 4-5 घंटे आप मान लो, 3 से 4 घंटे 5 घंटे, अब जिसको जितना टाइम मिल रहा है। हमारे बैच में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से जॉब में है, तो जितना टाइम दे पाए कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है। ठीक है, 216 पोस्टें हैं, तो किसी भी कैटेगरी के लिए इजी नहीं होने वाला है। कोई ये ना समझे कि साहब मैं तो इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मेरा इजी हो जाएगा, तो किसी भी कैटेगरी के लिए ये एग्जाम मुश्किल ही होने वाला है, इजी नहीं है। तो जितना आप अपना बेस्ट दे सकें, धीरे धीरे आप चालू करें, 3-4 घंटे से उसको बढ़ाएं। और एक साथ पॉसिबल ये नहीं है कि साहब एक साथ ही हम 8-10 घंटे पढ़ पाए, लेकिन इसको टाइम को रेगुलर बढ़ाते चलें, और 2-3 महीने बाद में हम कोशिश करें कि इसको 7-8 घंटे पे ले जाएं। ठीक है ना, तब जाके हम इस एग्जाम को फाइट करने की स्थिति में आएंगे, और ये उम्मीद करेंगे खुद से कि साहब मैं प्रोग्रामर में सेलेक्ट हो सकता हूँ। नहीं तो उम्मीद करना भी बुरा होगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे भैया कि अपना सिलेक्शन हो। एक ऐसे इसलिए न पढ़े कि साहब कि हाँ भाई वैकेंसी आई है, बहुत दिनों सोच रहे थे इसलिए अपन को पढ़ना है ना, बिल्कुल अपने को इस माइंड सेट से पढ़ेंगे हमें सिलेक्शन होना ही चाहिए, तब जाके मतलब है। उसके लिए भैया रात को जगना ही पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, वो सबसे जरूरी चीजें हैं, वो करना पड़ेगा। कि बहुत दिनों से मान लो जो लोग पहले से मान लीजिए, तो मान लो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं या बहुत पहले से लगभग 5-7 साल से सूचना सहायक हैं, उनके लिए अब पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो ये जो आदत डालने वाली बात है, इसको चेंज करना ही सबसे पहला चैलेंज है। जो जितना जल्दी कर पाएगा वो उतना आगे बढ़ पाएगा। ओके, देन वी स्टार्ट जावा। मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं रमाकांत शर्मा आपको जावा पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जिला उद्योग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। हेडक्वार्टर उद्योग भवन में मेरी पोस्टिंग है। तो जैसे भी डाउट हो आप हमेशा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपके क्वेश्चंस वहां भी डाल सकते हैं। ठीक है, और रोज चैट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि डाउट जो आपके हैं उसी वीक में खत्म हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, एक जावा की, अब स्पेशली बात कर रहा हूँ जावा की, मैं 4 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जावा में स्टडी कैसी, एक चेन वाइज स्टडी है, कि आज जो टॉपिक पढ़ा, कल वाला जो टॉपिक आएगा वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड जरूर आएगा। अगर पिछला टॉपिक क्लियर नहीं है तो आगे प्रॉब्लम आएगी। मैं जरूर बोलूंगा साहब आपने ये चीज वहां पढ़ी है, अगर आपको वो नहीं आती तो आप उसको यहाँ रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब ये पेपर इतना इजी नहीं है, ये तैयारी इतनी इजी नहीं है, ढंग से पढ़ना तैयारी है भैया। ग्रेड पे 4800 की वैकेंसी है, जनरली 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी आरएस से मिलती है, अपने को नौकरी आरएस से मिलती है। जनरली 48 पड़ी, ये कुछ एक वैकेंसियां हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट में 4800 की डायरेक्ट आती है विदाउट आरएस। ठीक है, उनमें से एक प्रोग्रामर है, तो ये भी राजस्थान स्टेट सर्विसेज की लेवल की वैकेंसी है। तो ओके, अब जावा की हम बात करें, तो हिस्ट्री की बात करें, जावा 1991 सन माइक्रोसिस्टम ने जावा डेवलप की। ठीक है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने बनाया जावा और कब बनाया। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन आंसर है सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है, उसने जावा बनाया 1991 में। और आज की बात करें, वर्तमान में जावा ओरेकल ने ले लिया है। ठीक है, तो हम आज ओनरशिप की बात करें, जावा अभी वर्तमान में कौन ओन करता है, वो है आपकी oracle.com। ठीक है, जो हम जावा के सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो ध्यान आप अगर जावा का सॉफ्टवेयर है JSDK, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, अगर हम डाउनलोड करते हैं गूगल से, तो वो आपको ओरेकल की साइट ले जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी करंट जो ओनरशिप है वो ओरेकल के पास है जावा की। ठीक है, तो सन माइक्रोसिस्टम को ओरेकल ने ऑन कर लिया है। ठीक है, तो लेकिन जो डेवलप करने वाली कंपनी है वो है सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि जावा को डेवलप करना पड़ा। ठीक है, क्या सबसे बड़ी जो जावा की जो इशू है वो है, जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारे पेपर का नाम भी है। हमारे पेपर का नाम क्या है आरपीसी प्रोग्रामर में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या जावा ही है, इससे पहले थी नहीं, पहले भी थी, C++ थी, बहुत अच्छी से काम कर रही थी। ठीक है, तो फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि साहब आपको
एक नई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी पड़ी, जो कि पिछली लैंग्वेज जिसको सीखना पिछले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर में ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, आज भी हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि तीन आपके दो तीन तरह की जो जर्नल प्रोग्रामिंग आपकी जो प्रोग्रामिंग है जो कि स्टूडेंट को सिखाई जाती है, एक आप डेवलपमेंट फील्ड के लिए मान लीजिए हम बोल दें PHP है, .NET है, जावा है, तो सबसे मुश्किल रहता है उसको पढ़ना या सीखना, वो है जावा। ठीक है, तो जावा के ऐसे क्या फीचर हैं जिससे वो ज्यादा पॉपुलर हुई हार्ड होने के बावजूद। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल। पंकज जी इंडेक्स की बात हम करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात भी करेंगे। ठीक है ना, पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जावा क्या है। ठीक है, इंडेक्स भी लेके आएंगे, हम कल बात करेंगे इंडेक्स की कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बहुत डिटेल में स्टडी होगी हमारी। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लें उसके बाद में। ठीक है, तो जावा के सबसे इंपॉर्टेंट जो दो फीचर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि वही जावा का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जावा इज ए सबसे जरूरी चीज। हम लगातार से हम जब भी जावा पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो पहले पेज में हमको लिखी हुई मिलती है जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लास्ट ईयर भी जो लास्ट ईयर क्या लास्ट बार जो प्रोग्रामर का पेपर हुआ था इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। जनरली वो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है कि व्हाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि क्यों है प्लेटफॉर्म थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं प्रोग्रामिंग में, एक तो आता है आपके कोई प्रोग्राम दे उसका आउटपुट पूछे या उसका एरर पूछे, एक आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको थ्योरी के बारे में कुछ पूछे। तो ये जो पोर्शन है स्टार्टिंग का थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है क्यों, तो पहली क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म क्या है, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, तो बताएगा। अब इस तरह से बिहेव करेंगे हम, एक मतलब सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपका जो मैं क्वेश्चन पूछूं वो आप चैट में आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे पूछूंगा तो आप चैट में इजीली टाइप कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट की बात तो बाद में करेंगे, प्लेटफॉर्म क्या है। यस रघुवीर जी सही कह रहे हैं, ओएस प्लस प्रोसेसर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्लेटफॉर्म क्या, कि अगर हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में प्लेटफॉर्म किसको मानते हैं, तो जनरली एक हमारा परसेप्शन होता है कि प्लेटफॉर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कहीं हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह बोले तो प्लेटफॉर्म क्या है, ओएस के साथ में कौन सा प्रोसेसर यूज ले रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि कौन सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, उससे नुकसान क्या हुए। तो उससे नुकसान को हमको पूरा सॉल्व करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बनाई। तो पहले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या चीज है, ठीक है ना, कौन सी लैंग्वेज थी, तो हमारी बेसिक लैंग्वेज सी। ठीक है ना, सी इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, कैसे कैसे भाई साहब, सी के बारे में बात करूं, हमारे मान लो सी के जो प्रोग्राम थे, ठीक है, उसको सेव करते थे हम डॉट सी के नाम से। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम था हेलो डॉट सी, जो किसी भी लैंग्वेज में हम मान सकते हैं कि सब जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन सी के बारे में बोलते हैं सी इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वाई मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मिडिल लेवल का मतलब क्या है, एक होती है लो लेवल, एक होती है हाई लेवल। लो लेवल का मतलब क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, दीज आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि डायरेक्ट उस भाषा में कोड करे जिसको कि हमारा प्रोसेसर समझ सकता है, उसको बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ गए, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कोड उस लैंग्वेज में किया जाए
जिसमें जिसको प्रोसेसर समझे, मतलब कौन सी लैंग्वेज है जिसको समझता है प्रोसेसर, वो है हमारी बाइनरी 0-1 फॉर्मेट। ठीक है, तो उसमें दो हमने रखी है, असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कि मान लो प्रिंट करना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने डबल कोड में लिख दिया था अभी दिस इज माय नेम, तो दिस इज माय नेम प्रिंट हो गया। तो ये समझने की बात ये है कि कंप्यूटर नहीं समझता प्रिंट का मतलब क्या है, लेकिन कोड के अंदर उसका मतलब लिखा हुआ है कि उस प्रिंट एफ को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर जाके आपका प्रोसेसर समझता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कहने को हाई लेवल, लेकिन हमारे लिए सीखना उनको आसान है। कई बार क्या है, एक जनरल स्टूडेंट क्या समझता है कि हाई लेवल मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंची लेवल की होगी, उसको पढ़ना मुश्किल होगा। कि लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ना मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ना आसान है, क्योंकि वो हमारी भाषा में होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली कोडिंग के सिंटेक्स है वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो हमने सी को बोला कि इट इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोड है वो ज्यादा क्लोज होता है समझने के लिए। किसमें? डायरेक्ट कंपाइल होते ही वो आपके मतलब आपके मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट होने की इस कंडीशन में आ जाता है। तो और वो ज्यादा क्लोज था आपके मेमोरी के रजिस्टर्स के, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट है, कन्वर्ट होते ही सीधा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए सी के लिए बोलते हैं कि साहब आपके ये आपके मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावा इज ए प्योरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने सी का जो कोड था, मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई थी कि hello.c, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। देखिए सारे टेक्निकल टर्म हम दिमाग में रखें। सोर्स कोड मतलब जो प्रोग्रामर जो कोडर है उसने जो कोड लिखा, ठीक है ना, अपनी भाषा में उस लैंग्वेज के फॉर्मेट में, उसको क्या कहा? सोर्स कोड, ठीक है। तो hello.c हमारी सी का प्रोग्राम था, सिंपल सा। हम देखते थे हैश इंक्लूड stdi.h, ठीक है। और फिर बाद में वॉइड मैन करके हम कुछ कोड लिखते थे, मालूम है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऐसा सी के प्रोग्राम हमने देखे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी सबको वैसे आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जावा पढ़ने के लिए आपको सी पढ़ना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर है कि एक बार अगर आप लोग सभी थोड़ा सा सी के कॉन्सेप्ट रिविजन कर लेंगे, क्योंकि कल तो छुट्टी है, एक बार सी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आगे पढ़ने में आसानी होती है, अगर सी हमको आती है तो। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सी ढंग से आए तभी आपको जावा आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। उसमें भी अगर कोई इशू आता है सी पढ़ने में आपको, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें आप। तो जैसे ही देखिए सी का जो प्रोग्राम है उसको हम करते हैं कंपाइल। अब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, व्हाट इज कंपाइलेशन प्रोसेस? कंपाइल करना या कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। कि किसी भी हाई लेवल जो सोर्स कोड है, लैंग्वेज का हाई लेवल सोर्स कोड है, ठीक है ना, उसको कंपाइल करना क्या है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज कंपाइलेशन? कि एक सिंपल जो आपका हाई लेवल है उससे दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना विथ चेकिंग द सिंटेक्स इज कंपाइलेशन प्रोसेस। सिंटेक्स चेक करते, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलिंग कौन करता है? कंपाइलर। एक हमारे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, ये मान सकते हैं। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल को कंपाइल करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि सिंटेक्स चेक करता है लाइन आपके पूरे प्रोग्राम का, कि भैया जो इसका सिंटेक्स था क्या वैसा लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सी में लिखते हैं अपन प्रिंट एफ, है ना, लेकिन पी को कर दिया कैपिटल, ठीक है। तो वो आपका चेक करेगा क्या जिस सिंटेक्स जो सी का था उसके अकॉर्डिंग लिखा गया नहीं लिखा गया, ठीक है। और उसको एक अलग टाइप के फॉर्मेट में चेंज कर देता है जिसको आपका प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलिंग। तो जनरली कंपाइलर क्या करता है? आपका पूरा पेज को एक साथ कंपाइल करता है, एक साथ नेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और एक और आती है आपके इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो कंपाइलिंग इज ए प्रोसेस फॉर चेकिंग
the syntax of a high level programming language and converts into a new format which understand by the processor। ठीक है ना, तो ये एक कंपाइलिंग प्रोसेस है सिंपल। तो कंपाइलिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपाइलिंग क्या चीज है, कंपाइलर क्या है। ठीक है ना, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देता है सिंटेक्स चेक करते हुए। अब दूसरा फॉर्मेट कौन सा भाई साहब, यहाँ पे वो फॉर्मेट है उसको हमने बोला डॉट ओबीजे, मतलब हेलो डॉट ओबीजे, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है इसको। ये कौन सा कोड है, ये जैसे इसको बोला सोर्स कोड, ये कौन सा है, असेंबली लेवल कोड बन जाता है इससे डायरेक्टली, असेंबली लेवल कोड बन जाता है। अब हमने क्या कहा था कि साहब जो बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो ये इसी, अब यही वो क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे है, वाई सी इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये एकमात्र लैंग्वेज है कि जिसको कंपाइल करते डायरेक्ट एक स्टेप में आपके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड बन जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो एक स्टेप कम हो जाता है इसलिए इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना कि लगभग वैसी ही बन जाती है तुरंत। ठीक है ना, अब देखिए कोई भी जो मान लीजिए आपको किसी प्रकार का किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई ऑर्डर मिला, ठीक है, तो आप किसी को भी आपका सोर्स कोड नहीं देते। ठीक है ना, सोर्स कोड जैसे हेलो डॉट सी नहीं देते, आप क्या देंगे उसको, हेलो डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट कोड देंगे, असेंबली लैंग्वेज कोड देंगे कि हाँ भाई इसको रन करो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, अब प्रोग्रामिंग जो ये आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है वो अब समझ में आएगी। मान लिया ये फाइल बनी थी हेलो डॉट सी, किसमें, हेलो डॉट सी बनी थी आपके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो था विंडोज, और P5 इसमें इंटेल का प्रोसेसर था। ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म था, दैट इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या था, विंडोज प्लस P5। हाँ भैया सही है। अब इसको मिला के अपने इसको कंपाइल किया और हेलो डॉट ओबीजे बनी। अब मैंने क्या कहा कि आप अपने कस्टमर को ये असेंबली लेवल कोड या ऑब्जेक्ट फाइल देते हैं, सोर्स कोड नहीं देते हैं, क्योंकि मैं मेरी मेहनत करी, मेहनत किसी को दूंगा नहीं भाई, डायरेक्ट इसको जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे आपको आउटपुट मिलेगा जो कि जिसके लिए बना था। ठीक है, अब आपने किसी को दिया, ठीक है ना, उसने इसको अपने सिस्टम पर क्या किया, एग्जीक्यूट किया। इसको एग्जीक्यूट बोल लें या रन करना बोल लें, बात एक ही है। इसने इसको किया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने से इसको मिलेगा आउटपुट। ठीक है ना, एग्जीक्यूट करने से मिलेगा आउटपुट। अब देखो समस्या क्या है कि जिसको आपने ये आपका ऑब्जेक्ट कोड दिया उसने इसको रन किया किस पे, कि जिस जो प्रोसेस जो आपका प्लेटफॉर्म था यहां पे उसी पे किया। एग्जीक्यूट करने वाला इसको कर रहा है मान लीजिए आपके विंडोज का तो इसका पास में ओएस है और वही P5 का आपका प्रोसेसर है, तब तो ये आउटपुट सही दे रहा है। लेकिन मैंने इसको दो लोगों को बेचा, पहले आदमी ने तो विंडोज प्लस P5 पे इसको रन किया, दूसरे आदमी ने इसको जिसको मैंने बेचा इसको आपके ऑब्जेक्ट कोड को, उसने इसको लिनक्स पे, लिनक्स प्लस i3 पे चला दिया था। इसने इसको एग्जीक्यूट किस पे किया, लिनक्स प्लस i3 पे। ठीक है ना, इसके पास प्लेटफॉर्म वही था जो कि प्लेटफॉर्म हमारे पास था सोर्स कोड बनाते टाइम पे, तो कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब ये जो कोड है हेलो डॉट ओबीजे ये किसके कंपेटेबल था, ये कंपेटेबल था हमारे विंडोज प्लस P5 के कंपेटेबल था, उस प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल था जिस प्लेटफॉर्म से इसका सोर्स कोड बना था। ध्यान दे, अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया, दूसरे बंदे को जिसको मैंने सेल किया मेरा ऑब्जेक्ट कोड वो यूज कर रहा है लिनक्स प्लस P3 का प्रोसेसर, मतलब उसका प्लेटफॉर्म चेंज, ये प्लेटफॉर्म दूसरा हो गया, तो ये आउटपुट नहीं आएगा, एरर देगा। भैया मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म पे अब आप रन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड को वो अलग है उस प्लेटफॉर्म के जिसमें ये सोर्स कोड बना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये हेलो डॉट ओबीजे जो फाइल है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हेलो डॉट ओबीजे इज ए
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। कौन सा प्लेटफॉर्म? विंडोज प्लस P5 के। मतलब जिस सोर्स कोड में, जो सोर्स कोड जहां जिस प्लेटफॉर्म बना था उसी प्लेटफॉर्म पे ये रन हो सकती है हेलो डॉट ओबीजे। सेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो ये रन करने में प्रॉब्लम करेगी। इसी को बोलते हैं लैंग्वेज की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। बात समझ आ गई? व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी? पहली बात तो ये है। अब इस प्रॉब्लम को जावा में सोल्व करेंगे, जावा को बनाएंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पहली बात तो हमको समझ में आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या चीज है। ये क्लियर है? How we can execute the object code on the same platform but on other machine? कि भैया देखो, मशीन आपकी दूसरी हो, ठीक है ना, और लेकिन सेम प्लेटफॉर्म हो, तो आपका सिंपल आपका एग्जीक्यूट जो जैसा पहले से जिस मशीन पे आपने सोर्स कोड बनाया था वहां जैसे रन कर रहे थे वैसे रन वहां करोगे, कोई इशू नहीं आएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना? आउटपुट जो भी आपका, मान लो आपने आई यूज किया है आपके, उसमें आपने इसमें आप उसको अपडेट एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करने का हर लैंग्वेज का अलग। जैसे मान लो हमारे जावा में एग्जीक्यूट करने के लिए फाइल होगी जावा, कंपाइल करने के लिए होगी जावा सी। ऐसे सी के अंदर भी आपने देखा है कि हमारा सी का जो हमारा होता है आईडीई, उसके अंदर में एग्जीक्यूट करते हैं तो हो जाता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसे करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के लिए हर लैंग्वेज का अपना कमांड होता है, उसकी बात भी हम करेंगे। हम बात अभी कॉन्सेप्ट दूसरा समझ रहे हैं कि अगर सेम प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट देगा। ठीक है ना? प्लेटफॉर्म कौन सा? विंडोज प्लस P5 होना चाहिए, जहां पे हम हेलो डॉट ओबीजे को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे पहले एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे विंडोज प्लस P5 था, आउटपुट आ गया। लेकिन दूसरे जिसको मैंने कस्टमर को दिया उसके पास लिनक्स प्लस i3 था, तो वहां पे आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारी हेलो डॉट ओबीजे इज ए नॉट कंपेटेबल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट किस पे है? विंडोज प्लस P5 पे है। ठीक है? तो इस वजह से अब इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या थी, हर प्लेटफॉर्म के अनुसार मैं अलग कोड करूं, उसका अलग ऑब्जेक्ट कोड बनाऊं, और जो मेरा कस्टमर आए साहब कि हम मैंने मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना? अब स्कूल वाला आए साहब कि मेरे को भी स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने बना रखा है, तो आप तो मुझसे पूछेंगे तो तेरे कंप्यूटर में कौन सा है भैया प्लेटफॉर्म, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा यूज करता है? वो बोले साहब ये वाला है। ठीक है, तेरे अनुसार दूसरा बनाऊंगा भाई, रुक जा, एक महीना रुक। फिर एक महीने बाद उसके अकॉर्डिंग दूसरा नया बनाया और उसको फिर वो जो ऑब्जेक्ट कोड दिया। ऐसे में अलग अलग जो जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगी ओएस के रिगार्डिंग या प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, मैं अलग अलग कोड करूंगा और उनको दूंगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इस ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो ज्यादा मुश्किल काम हो गया। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी में ये प्रॉब्लम थी। तो अब जावा इसको रिजोल्व करती है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वहां पे क्या होता है, ठीक है ना, वहां देखते हैं। जैसे सी में डॉट सी करके प्रोग्राम सेव, सोर्स कोड सेव होता है, ऐसे जावा में क्या होता है, डॉट जावा करके सेव होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे क्या किया, हमारे पास में है हेलो डॉट जावा, ये सोर्स कोड का नाम है। जो फाइल है जिसमें सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस फाइल का नाम है हेलो डॉट जावा। हेलो डॉट जावा। अब क्या किया, जैसी कंपाइल पहले करते थे वैसे कंपाइल किया। जावा में कैसे कंपाइल करता है, अब हम कंपाइल की बात भी करेंगे। ठीक है ना? तो जनरली क्या होता है कि हमारे जावा में कोई भी काम होता है वो क्लास के अंदर होता है, एक क्लास बनती है। व्हाट इज क्लास, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो थीम है उसमें क्लास आपके सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास। ठीक है ना? तो जैसे मेरी फाइल का नाम तो है हेलो डॉट जावा, उसके अंदर ऐसे क्लास बना रखी है, क्लास, क्लास का नाम दिया मान लीजिए मैंने हेलो, और उसके अंदर क्लास को हम ऐसे मान सकते हैं, अभी एक बार समझेंगे हम कि जो सी में स्ट्रक्चर होता है, सी में स्ट्रक्चर जो होता है
वैसे ही जावा के अंदर क्लास होती है, वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड है, यहाँ पे क्लास कीवर्ड है। टीम स्ट्रक्चर पढ़ा सबने, तो वैसा ही जावा में क्या है, क्लास है, ठीक है ना। तो हमने क्लास का नाम कह दिया हेलो, और उसमें करली ब्रेसेस लगाए, अंदर कोड करेंगे, कोड क्या होगा अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब क्या किया कि इसको हमने कंपाइल किया। कंपाइल करने से क्या है, कंपाइलिंग प्रोसेस क्या है, इसका सिंटेक्स चेक करेगी, सिंटेक्स चेक करने के बाद में उसको एक नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना, नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी। अब वो फॉर्मेट कौन सा है हमारा, डॉट क्लास, हेलो डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देगी। इसको बोल रहे हैं हम यहां पे बाइट कोड, ठीक है ना, हेलो डॉट क्लास, इसको बोल रहे हैं बाइट कोड। अब ये यहां पे जो डॉट क्लास फाइल है और वहां पे जो डॉट ओबीजे फाइल थी, दोनों बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है जैसा कि सेम बना था। यहां तक तो कंपाइलिंग प्रोसेस सी में भी सेम थी, यहां भी सेम थी। वहां डॉट ओबीजे कोड को हम कस्टमर को देते थे, यहां डॉट क्लास फाइल को या बाइट कोड को हम कस्टमर को देते हैं, ठीक है ना। अब बस चेंज क्या आता है, चेंज है एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो प्रोसेस चेंज है। ठीक, कंपाइल कैसे करते हैं, जनरली क्या होता है, हम कोई भी आईडीई ले लेते हैं, जैसे मान लो नेटबीन्स, क्लिप्स, उसमें क्लिक किया, कंपाइल और रन दोनों जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको, क्योंकि हम एक एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपके थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो कंपाइलिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जावा अब कैसे अपन कंप्यूटर में डालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहां पे डालते हैं अपन JSDK 1.8 1.9 जो भी है, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट डाउनलोड करते हैं, तो ये आपको ओरेकल की साइट मिल जाता है, और वहां से आप अपने विंडोज के कंपेटेबल JSDK डाउनलोड करते हैं। जो हमारे पास मान लो विंडोज 64 बिट है, 32 बिट है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से JSDK मिलता है, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है ना। अब कौन सा वर्जन लेना है, वो 1.5 से लेके 1.8 9 सब अवेलेबल है, और ठीक है ना, वो जो भी वर्जन आपको लेना है वो ले आपके, लेकिन आपके ओएस के कंफर्टेबल में, ठीक है ना। अब उससे होता क्या है, उससे पूरी जावा के कुछ आपके सॉफ्टवेयर मान ले, कुछ फाइल्स मान ले, वो आपके एग्जीक्यूटिव फाइल्स मान ले, वो आपके सिस्टम में आके सेव हो जाती है। अब दो फाइलें आती है उस आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में, एक फाइल होती है जावा सी, ठीक है ना, कल दिखाऊंगा आपको जावा सी कहां पे आज मिलती है, वो भी दिखाएंगे अपन। एक फाइल होती है जावा, दो फाइलें, ठीक है ना। तो जावा सी तो हमारा जावा का कंपाइलर है, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, इसके थ्रू हम किसी फाइल को कंपाइल करते हैं। कमांड प्रोम्प्ट से कंपाइल और रन करना भी सिखाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, क्लिक करके कंपाइल रन करना बड़ा आसान है, लेकिन कमांड प्रोम्प्ट से नहीं आता। स्टूडेंट खूब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन कमांड प्रोम्प्ट से इसको कंपाइल करना, रन करना नहीं आता। हमारे क्वेश्चन आता है इसका, इसलिए हम इसको जरूर सीखेंगे, ठीक है ना। तो जावा सी कंपाइल कैसे करते हैं, जो हमारे सोर्स फाइल का नाम है। अब देखिए सोर्स फाइल का नाम क्या है, हेलो डॉट जावा, और क्लास का नाम है क्लास हेलो। अब ऐसा नहीं है कि जो क्लास का नाम हो वही सोर्स फाइल का नाम हो, ध्यान समझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो क्लास का नाम हो वही सोर्स फाइल का नाम हो। मान लिया मैंने इसका नाम दिया है, सोर्स फाइल का नाम चेंज कर देता हूं मैं एक बार के लिए, मैंने बोल दिया इसको डेमो डॉट जावा, कि भैया मेरे सोर्स फाइल का नाम क्या है, डेमो है, डेमो डॉट जावा, लेकिन क्लास का नाम क्या है, हेलो, ठीक है ना। इसको मान लिया मैंने सिंपल नोटपैड पे बना रहा हूं फाइल में, ठीक है ना, और वहां पे लिखा क्लास हेलो, उसके अंदर कुछ कोड लिखा कर्ली ब्रेसेस में, उसको जब सेव किया कंट्रोल एस करके, उसका नाम दे दिया डेमो डॉट जावा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है ना। तो हमारा जो जावा सी करके जो फाइल हमने JSDK में डाउनलोड हुई थी, वो क्या करती है, आपका जावा कंपाइलर, उसके थ्रू हम कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को कंपाइल करना सीखते हैं। तो क्या करते हैं, उसका तरीका है जावा सी, और सोर्स फाइल का नाम डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल किया और एंटर मारेंगे, एंटर मारते हैं, फाइल कंपाइल होगी। अगर कोई आउट एरर होगा
तो बताएगा भाई लाइन नंबर 5 पे ये प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 10 पे ये इशू है, ठीक है ना। तो उसको आप सोल्व करेंगे, वापस कंपाइल करेंगे, तो साहब आपके कन्वर्ट होके किसमें आ जाएगी, डॉट क्लास फाइल में आ जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देने की बात है कि डॉट क्लास किस नाम से बनता है, डेमो डॉट क्लास के नाम से बनेगा, ठीक है, नहीं, वो बनेगा अभी क्लास के नाम से, ठीक है ना। तो वो बनेगा, तो मतलब डेमो डॉट जावा सेव थी आपके, मान लीजिए डी ड्राइव के अंदर सेव कोई आपका फोल्डर था, P1 फोल्डर, उसके अंदर डेमो डॉट जावा आपने सेव कर रखी थी। जैसे ही आप उस फाइल को कंपाइल करेंगे जावा सी डेमो डॉट जावा कमांड लिख के कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो क्या बनेगा, हेलो डॉट क्लास के नाम से एक क्लास बन जाएगी, एक फाइल बन जाएगी, दैट इज बाइट कोड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ठीक है, कि इस फाइल को कैसे कंपाइल करेंगे। तो उसके ऑप्शंस क्या कहते हैं कि मान लीजिए ऑप्शंस, ये ऐसे सारे ऑप्शन थे कि साहब जावा सी हेलो डॉट जावा, जावा सी हेलो, या फिर जावा सी डेमो, ये सारे ऑप्शन ABCD, ठीक है ना, कि हमारी सोर्स फाइल का नाम है डेमो डॉट जावा, जिसका ये क्लास है, ये क्लास ऐसे बनी हुई है, आपके क्वेश्चन कैसा था, इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है डेमो डॉट जावा, और ये क्लास की कोडिंग है, कोड से मतलब नहीं फिलहाल कोड क्या था, ये पूरी सोर्स आपके, ये साहब मान लीजिए नोटपैड में बनी हुई एक फाइल है डेमो डॉट जावा, उसके टाइटल बार में लिखा हुआ है डेमो डॉट जावा और क्लास है हेलो के नाम से। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, ऑप्शंस आर ABCD, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ऑप्शन है पहला जावा सी, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जावा सी जब आवर कंपाइलर, तो सबसे लिखते हैं जावा सी और लिखते हैं सोर्स फाइल का पूरा नाम, पूरा नाम क्या है, डेमो डॉट जावा, तो लिखना होगा जावा सी डेमो डॉट जावा, तो ये वाला सही है और ये बाकी सारे गलत है भाई। अब सारे देखो आसपास दिख रहे हैं कि कई बार हमको हेलो सकता है, क्लास फाइल जो क्लास है उसको तो कंपाइल करेंगे, नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। हम कंपाइल किसको कर रहे हैं कि हमारी सोर्स फाइल को, और पूरा एक्सटेंशन देखिए डॉट जावा, ऐसा भी नहीं है कि जावा सी डेमो लीजिए तब भी चलेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये कंपाइलिंग अपन ने इस तरह से की। अब कंपाइल करने के बाद में क्या बना आपका, हेलो डॉट क्लास बना, ये क्या है, बाइट कोड है। अब मैंने क्या बोला कि साहब ये बाइट कोड वैसा ही है जैसा कि ऑब्जेक्ट कोड था, हम हमारे क्लाइंट को पहले ऑब्जेक्ट कोड दे रहे थे डॉट ओबीजे, अब देंगे डॉट क्लास फाइल देंगे, ठीक है ना। हमारे डी ड्राइव में फोल्डर है P1 जिसमें हमने कोडिंग करी, डेमो डॉट जावा बनाई और वहां पे उससे कंपाइल करने से बना हेलो डॉट क्लास। ये बात क्लियर है भैया यहां तक, हाँ भैया, ठीक है। अरे हाँ ना तो करे जाओ भैया, ठीक है, हाँ जी भाई साहब, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो आपने लिखा है रघुवीर जी जावा सी डेमो डॉट जावा, डेमो के अंदर आपने डी स्मॉल लिख दिया, ये गलत है भैया। जावा इज ए प्योरली केस सेंसिटिव, डी कैपिटल है लिखा हुआ, ये छोटी, मान लो एक ऑप्शन होता डी स्मॉल डेमो डॉट जावा, उसमें टिक कर देते आप बढ़ते ही, ए नंबर आता तो वो, है ना, ये बात है। तो केस सेंसिटिव है, आपने जो लिखा है ऑप्शंस में जावा सी डेमो डॉट जावा, उसमें डी स्मॉल कर रखा है, नहीं होगा स्मॉल, कैपिटल होगा, छोटी छोटी चीज ध्यान रखें। अब हमारी बन गई साहब डेमो डॉट क्लास, दैट इज बाइट कोड। अब वो कॉन्सेप्ट आएगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है ना। अब मैंने बताया ना आपको कि हमने जैसे JSDK 1.8 डाउनलोड किया, ठीक है ना, हमारे कंप्यूटर में आके वो प्रोग्राम फाइल्स में आके सेव हो गया। अब वहां जाके अंदर जाके देखेंगे तो हमको दो फाइलें मिली, जावा सी और जावा। जावा सी इज आवर कंपाइलर एंड जावा इज आवर एग्जीक्यूटर, जो फाइल को एग्जीक्यूट करता है। अब बेसिकली एग्जीक्यूट इंटरनल कौन करता है, एक आपके उसके अंदर आपके सेव होती है जावा वर्चुअल मशीन के नाम से एक प्रोग्राम सेव होता है JVM,
जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम ये JSDK डाउनलोड करते हैं तो आपसे पूछता है वो कि भैया तुम्हारे पास विंडोज मतलब आपके पास ओएस कौन सा है। ठीक है ना। तो ओएस आपने बताया था मेरे पास ये है, तो उसके कंपेटेबल आपको JSDK डाउनलोड करके देता है। ध्यान समझना। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उस JSDK के साथ में एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड हो रहा है, वो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। क्या अब हमारे पास में क्या था, ये थी डेमो डॉट जावा, इसको मैंने जावा सी के माध्यम से कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में बना हेलो डॉट क्लास। ठीक है ना। अब इसको रन करने का काम किसका है, JVM का है, जावा वर्चुअल मशीन। ये एक तरह का हम मान लें सॉफ्टवेयर है जो कि JSDK जब डाउनलोड किया तो जो वो हमारे क्लास में प्लेटफॉर्म था उसके कंपेटेबल JVM हमारे कंप्यूटर में आके इंस्टॉल हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब जब आप जिस OS पे आप JSDK डाउनलोड करेंगे तो आपके पास में आपके प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल JVM अपने आप आके सेव हो जाएगी, और वो JVM ही होगी जो प्रोग्राम को रन करेगी। ठीक है ना। अब रन कैसे करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने कहा दो फाइल थी, जावा सी वो कंपाइलर था और जावा आपके एग्जीक्यूटर है। ठीक है ना। रन करने का काम कर रहा है। तो कमांड क्या है, पहले कमांड की बात करते हैं। कमांड है सिंपल जावा, और आपकी इस क्लास फाइल को रन करना है। ठीक है ना। तो रन करने के लिए क्या करते हैं, हेलो, बस इतना ही लिखते हैं और एंटर मारते हैं तो ये रन होके आपका आउटपुट दिखाती है। समझ में आ रही बात, ये रन होके आउटपुट दिखाती है। अब इसके भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि इसको रन कैसे करेंगे भैया। तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कि डेमो डॉट जावा के नाम से क्वेश्चन क्या आएगा कि डेमो डॉट जावा के आपके साथ ये पूरा दिखा देगा साहब कि ये ऐसी फाइल है, ये ऐसी फाइल थी, इसको कंपाइल हमने कर दिया है। कंपाइल करने के बाद रन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो रन करने के लिए कमांड बताओ। ठीक है ना। तो साहब कुछ ऑप्शन मान लो, ए हो गया जावा साहब डेमो डॉट क्लास, जैसे पहले किया था कि साहब की रन करने के लिए क्या है, आपका जावा के नाम से फाइल होती है। तो साहब हमने क्या किया कि अपने हम क्या बोल रहे हैं कि डेमो के नाम से डॉट जावा थी, उसको कंपाइल करने से डेमो डॉट क्लास बन गई, उसको कर दिया। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। और एक ऑप्शन है जावा हेलो डॉट क्लास। ठीक है ना। और एक है जावा डेमो। ये चार ऑप्शन है। अब दिखने को तो जिसको ढंग से अपन ने ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, मान लो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रन करते हैं, तो चारों में बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में सोर्स कोड बेसिकली ये था, डेमो डॉट जावा, क्लास का नाम था हेलो। ठीक है ना। अब हमने यह समझ लिया कि बेसिकली जो रन होता है, जो आपके कंपाइल होते बना के हेलो डॉट क्लास फाइल बनी, और इसी को रन करना है, हेलो डॉट क्लास को रन करना है। इस क्लास को रन करने के लिए हमारे पास में जो कमांड है वो है जावा। ठीक है ना। और उसमें क्या है, डॉट क्लास नहीं लगाते, पिछली बार तो पूरा सोर्स कोड लगाया था। ठीक है ना। जावा सी डेमो डॉट जावा को पूरा करने से आपका रन कंपाइल हुआ था, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ओनली जावा और उस क्लास फाइल का नाम, सोर्स फाइल का नाम नहीं, क्लास फाइल का नाम, उसका नाम क्या है हेलो, डॉट क्लास नहीं लगाएंगे। मतलब ये वाला गलत है, ये भी गलत है भाई साहब। और हेलो के नाम पे तो कुछ, डेमो डॉट क्लास भी गलत है, हेलो डॉट क्लास के नाम से भी नहीं है कुछ भी, और जावा डेमो भी नहीं, क्योंकि डेमो के नाम से क्लास फाइल नहीं है, डेमो के नाम से सोर्स फाइल थी, सोर्स फाइल को रन नहीं कर रहे, हम क्लास फाइल को रन कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट आंसर क्या आया था, ये बात कि भैया जावा हेलो के नाम से ये फाइल रन होगी। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। हाँ। अब रन करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट कौन करता है, जो हमारे पास में जादू की मशीन आई थी JVM, जावा वर्चुअल मशीन, वो रन करती। ठीक है ना। एग्जीक्यूट करना काम किसका, JVM का। अब ये JVM ही है जो जावा को इतना पावरफुल बनाती है। अगर JVM नहीं होती तो C++ के बाद में जावा इतनी पॉपुलर नहीं होती,
क्योंकि सी प्लस प्लस क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, ठीक है ना, और जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसे, अब समझते हैं कि जेवीएम, मैंने अभी कहा कि जैसे मैं जेएसडीके डाउनलोड करता हूं तो मेरे ओएस या मेरे प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल जेवीएम मेरे कंप्यूटर में आके सेव हो गई। इसका मतलब ये भी है, अब मैं क्या कर रहा हूं, हेलो डॉट क्लास फाइल मेरे क्लाइंट को दे रहा हूं कि भैया इसको तुम जैसे ही रन करोगे ना तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। अब पिछली बार प्रॉब्लम क्या थी कि उसको ये बोल रहा हूँ कि तेरे पास में ओएस कौन सा है भैया, कि जी हाँ विंडोज, तो तेरे को विंडोज के अकॉर्डिंग बना के दूंगा मैं डॉट ओबीजे कोड। अब के मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, उसे पूछ रहा नहीं हूँ, उसको इतना तो बोल रहा हूँ कि तेरे कंप्यूटर में ना जावा डाउनलोड कर लेना जेएसडी के। भाई ये तो सिंपल है, जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के कंप्यूटर में जावा तो होनी चाहिए। तो उसको क्या करना है, उसको हमने दिया हमारा हेलो डॉट क्लास फाइल और उसको बोल दिया कि तेरे कंप्यूटर में जावा डाउनलोड होनी चाहिए, जावा मतलब जेएसडी के डाउनलोड होना चाहिए। तो जैसे उसने जावा, उस अपने क्लाइंट ने जावा डाउनलोड करी तो उसके प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल जेवीएम आके उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई, वो जेवीएम रन करती है। उसको मतलब नहीं कि सोर्स कोड किस किस प्लेटफॉर्म बन के आया था, जेवीएम क्या है, अपने जिस प्लेटफॉर्म पे वो डाउनलोड है उस प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल है, और जो आपका क्लास फाइल है उसको उस प्लेटफॉर्म के अनुसार रन करती है, चाहे वो कोई सा प्लेटफॉर्म हो, ये करती है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करके ये देती है आपका आउटपुट। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अब हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जेवीएम इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई जावा बिकम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग अलग डाउनलोड हो रही है और वो कंपेटेबल है उस प्लेटफॉर्म के। उसका काम क्या है, क्लास फाइल वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से बन के आई उसको इस कंपेटेबल प्लेटफॉर्म के लिए एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो पवन जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। इससे जो हमारा फीचर बना वो क्या है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब हमने कहीं भी एक बार डेमो डॉट जावा बनाई, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाई, उसको क्लास फाइल में कन्वर्ट किया और जहां भी रिक्वायरमेंट, मेरा स्कूल का सॉफ्टवेयर बना लिया मैंने हेलो डॉट जावा के नाम से, ठीक है ना। अब एक फाइल ने उसमें मान लो हजारों फाइल होंगी, वो हजारों क्लास फाइल बना वो कंपाइल किया मेरे सिस्टम पे कंपाइल करके सबकी क्लास फाइल बनाई और वो हजारों क्लास फाइल दे दी एक फोल्डर में डाल के किसी क्लाइंट को, भैया इनको ले जाओ, इनको रन करो, तुम्हारा ये स्कूल का सॉफ्टवेयर तुम्हारे जिस जो भी तुम्हारे कंप्यूटर है, जिस भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, बस इतनी सी बात है, तुम तुम्हारे कंप्यूटर पे जावा डाउनलोड कर लेना, मतलब जेएसडी के डाउनलोड कर लेना। होगा क्या उससे, जैसे वो जेएसडी के डाउनलोड करेगा उसके प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल जेबीएम अपने आप आ जाएगी। वो जेबीएम क्या करेगी, तो कैसा भी डॉट क्लास फाइल कहीं से भी आई थी उसको एग्जीक्यूट करेगी उस कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई। इसलिए हमने क्या बोला कि जेवीएम इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड इट्स मेक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई। तो मतलब यहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस किसने क्रिएट किया, इस जेवीएम ने किया। सी के पास भी जेवीएम जैसी कोई यूनिट होती, कोई डिवाइस होती, ठीक है, तो सी भी क्या बन जाती, सी प्लस प्लस क्या बन जाती, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती। वहां पे ऐसा कोई, आपके पास में ऐसा कोई चीज नहीं थी जेवीएम जैसी जिससे कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो जेवीएम ने ही इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, बाकी और कोई चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सोर्स कोड वैसे कन्वर्ट हो गया, दूसरे फॉर्मेट में आ रहा था, वहां पे डॉट ओबीजे था, यहाँ डॉट क्लास था, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए जो नई यूनिट आ गई मेरे पास में, बेसिकली ये भी सॉफ्टवेयर एक तरह का जेवीएम, ठीक है ना, कोई ऐसा कोई मशीन तो है नहीं। तो वो नई यूनिट या हम बोलते हैं नया सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो है जेवीएम, जो कि खुद तो उस प्लेटफॉर्म के अनुसार आके सेव होता है, वो हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, ठीक है ना, और वो जावा पूरी टेक्नोलॉजीज को प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट बनाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया। हाँ भैया, सही है क्या। यहां तक क्लियर भैया। तो हमने अभी तक इतना पढ़ा है कि जावा में हमने दो फीचर हैं सबसे इंपॉर्टेंट।
जिनके ऊपर सारा टिका हुआ है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम अब बात करते हैं। नेक्स्ट, टाइम कितना हो गया भैया, चलो सेकंड कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करते हैं। तो कल हम बात करेंगे, पहली बात तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो अप्रोच है वो क्या है, साथ में हमारे इस पूरे आरपीसी प्रोग्राम में जो जावा पढ़ेंगे उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट जावा का अधूरा है, इंट्रोडक्शन के लिए दो टॉपिक लेना जरूरी है। तो पहला हमने देख लिया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है वो किस अप्रोच पे काम करती है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। और कल ये आधा घंटा इसको डिस्कस करके आधा घंटा बात करेंगे पूरे इस पेपर के अंदर जो आपका जावा का है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। हाँ, कल तो संडे है, कल छुट्टी रहेगी और मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो मैंने जैसे आपसे कहा 5 दिन हम पढ़ेंगे, मंडे से फ्राइडे हम थ्योरी पढ़ेंगे, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के साथ ही आधा घंटे का आपको 15-20 से क्वेश्चन देंगे जो आप 10 से 15 मिनट कर लेंगे। उसके बाद में आधा घंटे में हम उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन क्या थे, उसमें क्या ट्रिक था, कैसे हमको सोल्व करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। संडे को आपका छुट्टी होगी, उसमें आप पूरे हमने 5-6 दिन में जो पढ़ा उसको रिविजन कर सकते हैं। ये अप्रोच रहेगी, ठीक है। थैंक यू। जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें क्लासेज का जो रूटीन रहने वाला है, अभी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जावा की क्लास रहेगी, रमाकांत सर लेंगे। इसके बाद आपकी नेटवर्किंग की क्लास होगी, लगभग 1.5 घंटे की होगी। तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास हर दिन क्लासेज होंगी। अभी 8 बजे से टाइमिंग है, इसको बाद में थोड़ा सा सर्दी कम होगी 10-15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद इसे हम 7 बजे से कर देंगे। कोशिश यह रहने वाली है कि लगभग 9:30 के आसपास सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट फ्री हो जाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग, हमें पता है कि ज्यादातर लोग जॉब में जॉब वाले हैं। अगर किसी को जल्दी निकलना भी होता है, मान लीजिए किसी को 9:15 बजे निकलना है, तो आप निकल जाइए। जो 15-20 मिनट का लेक्चर होता है उसे आप जब भी आपको टाइम मिले ऑफिस में देखें या शाम को घर आके देखें। इस पूरे प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने ये प्रोग्राम इस तरह से डिसाइड किया है कि 5 दिन तो क्लासेज होगी, सैटरडे को क्वेरी सेशन होगा। आपको सुबह पढ़ते टाइम, दोपहर में पढ़ते टाइम, कभी भी जिस भी टाइम कहीं प्रॉब्लम आती है, आप फोटो से उस क्वेश्चन को कैप्चर कर सकते हैं, उसे हमें दे सकते हैं। फैकल्टी या तो उसे नेक्स्ट डे में आपको क्लियर करेंगे। अगर कोई इस तरीके का टॉपिक है जो पुरानी क्लासेस से रिलेटेड है, उसे वीकेंड पे क्लियर करेंगे। तो इस तरह से ये क्लासेस चलेंगी। साथ ही में आपका एक चैट सेक्शन में मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, उसे आप ज्वाइन करके रखें। उससे ये फायदा है कि हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भी डालेंगे और साथ ही साथ यहाँ भी रखेंगे। होपफुली आप सभी लोगों को लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है ये आपको आइडिया लग गया होगा। मोबाइल ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा, अगर लाइव क्लास चल रही है तो वहां पे एक सेक्शन के अंदर आएगा ज्वाइन क्लास, आपको उसके थ्रू ज्वाइन करना है। 8 बजे का टाइमिंग होता है, हो सकता है कि 5 मिनट कम ज्यादा हो जाए, पर जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपके मोबाइल के अंदर वो मैसेज आएगा। इसलिए पैनिक नहीं होना है कि 8 बज गया, क्लास क्यों नहीं हुई, या हो रही है तो हो सकता है मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है। क्लास होगी तो सबको एक्सेस होगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। अगर 5 मिनट 10 मिनट अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको तो बस मोबाइल के पास रहना है, जैसे क्लास स्टार्ट होती है आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। साथ साथ पढ़ते रहे, ये तो स्टार्टिंग है। जिन्होंने पहले पढ़ा था उन बच्चों के लिए रिस्टार्ट है, फिर से आप फिर से इसे स्टार्ट करें। टाइमिंग बहुत है, अभी अपने पास लगता सितंबर से पहले कहीं नजर नहीं आ रहा कि एग्जाम होगा। सितंबर तक का ड्यूरेशन बहुत सफिशियंट है, इसीलिए हमने इसे एक शॉर्ट टाइम 2.5-2.5 घंटे के टाइमिंग में हमने इसे पढ़ाया है। पढ़ाने में 5 घंटे पढ़ाने में हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट का टाइमलाइन जैसे डिसाइड किया है कि 100 आवर्स में नेटवर्किंग होगा, देने में तो 200 घंटे भी ले लें, पर हमें कचरा नहीं पढ़ना है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई होती है ना, तभी फायदा होता है। क्वेश्चन सेट की मैं बात करूं, हम लोग प्रैक्टिस सेट्स देंगे यहाँ से, है ना, वो उस लेवल के होंगे कि प्रोग्रामर लेवल के होंगे। अब
हो सकता है कि कहीं से आपको कहीं से सोर्स मिले और आप उसमें 10,000 क्वेश्चंस भी उठा लें। कोई 10,000 क्वेश्चंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें वो पढ़ना है जो हमारे लेवल का है। अगर पढ़ना शुरू किया व्हाट इज ए कंप्यूटर या व्हाट इज ए नेटवर्क, तो आप जब व्हाट इज ए नेटवर्क पढ़ोगे ना, तो जब तक उसके बेसिक्स पढ़ोगे जब तक तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, क्विट कर जाओगे। तो उन क्वेश्चंस का क्या जो लेवल के हैं, इसलिए हमेशा लेवल का पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, ये हो कि आपने अगर 10 क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े तो 10 में वो सारे कंसेप्ट आ जाने चाहिए जो उस क्लास से रिलेटेड थे। इसलिए पढ़ाई बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलना है कि जो अपने प्रोग्रामर बेच के लिए या इसके लिए फायदेमंद हो। तो ये दो ही चीज मुझे एक तो बतानी थी कि व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन करें, साथ में साथ साथ इसे कवर करते रहें। संडे का दिन इसीलिए मिला है आपको, सैटरडे को इसीलिए क्लास नहीं होगी कि या जो होगी केवल क्वेरी सेशन होगा, नया टॉपिक नहीं होगा, कि 2 दिन में आप पूरे हफ्ते भर को चाहे तो कवर करें, चाहे अगर पढ़ रखा है तो नई चीज उसमें सीखें। तो होपफुली अच्छा सिस्टम हमने बनाया है, एक हेल्दी सिस्टम है। टाइमिंग मॉर्निंग का भी इसीलिए रखा है, एनर्जेटिक टाइम होता है। इवनिंग के अंदर तो सारे लोग काफी थके हुए भी होते हैं, कई बार प्रोग्राम्स भी होते हैं, कई लोगों को सोशल कामों में भी जाना होता है, तो कब पढ़ेंगे। इसलिए मॉर्निंग टाइम गुड टाइम है। कोई कहीं जॉब भी जा रहा है अगर 7 बजे, तो आके पढ़ ले, अकॉर्डिंगली पढ़ ले। क्वेरी के लिए हम तो खड़े हुए हैं यहाँ पे, सैटरडे को अवेलेबल है ना। इसके अलावा कभी भी दिक्कत होती है आप क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखें, आप भेज देंगे। मान लीजिए आपने पूरे वीक में आपने क्वेश्चंस क्वेरी दे दी हमें, और देने के बाद मान लीजिए आप क्वेरी सेशन में भी नहीं है, तो भी एटलीस्ट आपकी क्वेरी को ले लिया जाएगा। और अगर आप उस दिन नहीं देख पा रहे तो संडे को देख लेना, मतलब 100% आउटपुट आपको मिले। थैंक यू, इतना ही कहना था। अभी दूसरी क्लास, एक जावा के बाद जो दूसरी क्लास होगी उसका एक नया सेशन स्टार्ट हुआ करेगा। आप ये नहीं, हम इसे ऑफ कर देंगे इस क्लास को, इस क्लास का सेशन एंड होगा, दूसरा सेशन फिर से एंड होगा 5 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद। तो आप उसके लिए वेट करें, ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई अब क्या हुआ, क्लास फिर से शुरू होने वाली है। इस क्लास को हम एंड कर रहे हैं, जैसे पार्ट्स में अलग अलग वीडियो आपके अवेलेबल यहाँ पे रहेंगे।